अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क भर में कोरोना के कंफर्म केसेस की तादाद तकरीबन 21,000 तक पहुंच चुकी है और जो अमवात है 476 अमवात अब तक मुल्क के अंदर हो चुकी हैं। हालांकि जो ओरिजिनल जो नंबर है वो इससे कहीं ज़्यादा लगता है, चूँकि टेस्टिंग हमारे मुल्क में अभी तक नहीं बढ़ सकी। हाँ, 9500 तक गई है पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी उतने ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज दोबारा से ऐलान किया है कि लॉकडाउन में वो बतदरीज नरमी करने जा रहे हैं और खान साहब का यह कहना है कि मुलाजमतें खोलना ज़रूरी है, लोग खदशा है कि भूख से ना मर जाएं रोज़गार ना होने की वजह से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी जब लॉकडाउन को उठाया जाएगा। लेकिन नाजरीन, क्या यह मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि आज सिर्फ नादरा के दफातर खुले हैं मुल्क में, यानी कि एक महकमे के दफातर खुले हैं, तो तमाम नादरा की ब्रांचेस के बाहर पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि तवील लाइनें लगी, रश हजूम लग गया, वहाँ पे SOP पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। तो जब लॉकडाउन उठेगा तो SOP पर अमल दरामद कैसे मुमकिन हो सकेगा? दूसरी जानिब आज कोरोना वबा के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म की टाइगर फोर्स है, आज से वो ऑपरेशनल हो गई है और 10 लाख के करीब वॉलंटियर्स ने रजिस्टर्ड करवाया था। प्राइम मिनिस्टर ने आज उनसे खिताब भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा वाज़ेह किया कि इसे हर सूरत में गैर सियासी रखा जाएगा, किसी किस्म की फंडिंग नहीं होगी इनको, ना ही ये कोई फंड्स इकट्ठे कर सकेंगे। ये मुकम्मल तौर पर प्योरली एक नॉन पॉलिटिकल एक एंटिटी होगी। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो हुआ, उसमें इमरान खान साहब ने जिसे चेयर किया था, उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने आज ये मुतालबा किया कि जो टाइगर फोर्स है इसे गैर सियासी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ज़िले कमेटियां हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के अपने जो इलेक्टेड लोग और उसके साथ साथ जो हारे हुए लोग हैं वो आने चाहिए, MNAs नहीं होने चाहिए अपोजिशन के। ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कौन कौन से लोगों ने मुखालफत की और खान साहब ने जवाब इस पर क्या दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के खिलाफ जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो इंतजाम अब तक किए गए हैं, जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर सवाल उठा दिया है और अदम इत्मीनान का इजहार किया है हुकूमत की कारकर्दगी पर। और आज ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक यकसा पॉलिसी बनाई जाए। अगर यकसा पॉलिसी नहीं बनती तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर हुक्मनामा भी जारी कर सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुस्तफा मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से, और शानदाना गुलजार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म की, कि जो आज ये कह रहे थे कि लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी, लॉकडाउन उठाया जाएगा। और नाजरीन, जो बताया जा रहा है कि हालात कंट्रोल में है पाकिस्तान के अंदर, तो लॉकडाउन जब से नर्म हुआ उससे पहले के हालात क्या थे और अब जिस तरह हमने बताया कि कोरोना वबा के जो केसेस हैं ये अब तेज़ी से फैल रहे हैं, तो अब तक जिस तरह से 20,884 केसेस हो चुके हैं, 21,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो 5,000 केसेस के एतबार से मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रफ्तार से ये वायरस फैला है। तो पहले जो 5,000 केसेस हैं उन तक पहुँचने में पाकिस्तान को 48 दिन लगे हैं। और ये वो टाइम था कि जब मुल्क के अंदर इफेक्टिव लॉकडाउन शुरू में था, तब तक 5,000 केसेस हुए 48 दिनों में। पहले जो दूसरे 5,000 केसेस हैं उन तक पहुंचने में हमें 10 दिन लगे हैं। पहले में 48, दूसरे में 10 दिन जब हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी। तीसरे जो 5,000 केसेस आए यानी 15,000 के मार्क तक पहुंचने में पाकिस्तान को सिर्फ 7 दिन लगे हैं। अब यह टाइम कम होता जा रहा है, वायरस फैल रहा है। जबकि जो चौथे 5,000 केसेस हुए, जब हम 20,000 के मार्क को पहुँचे हैं, तो सिर्फ 4 दिन में हम 20,000 पे पहुँचे हैं। यानी कि वायरस का फैलाव जो है उसमें काफ़ी तेज़ी पाकिस्तान के अंदर आई है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म लॉकडाउन में नरमी की बातें कर रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बात की लॉकडाउन में नरमी के बारे से, ज़रा ये भी सुन लें। हम क्यों लॉकडाउन को खोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। जो हम SOPs, जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया, उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं, दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोजगारी से, भूख से ना मरें। चौधरी मंजूर साहब, बेहतर फैसला है वज़ीर-ए-आज़म का जो वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हम नरमी करने जा रहे हैं, और जो वजह वो बयान कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का रोजगार मुतासर हुआ है, लोगों को भूखा मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए बेहतर है कि वो कह रहे हैं कि नरमी करेंगे लेकिन SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका समर। एक तो ये है कि वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक कह रहे हैं कि लोग भूख से मरेंगे। जब कुछ लोगों को देंगे नहीं तो वो भूख से तो मरेंगे।
और इस वक्त सिर्फ गरीबों का नाम लिया जा रहा है, उनको दिया कुछ नहीं जा रहा। ये जो किस्तें और रोक कर आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें रोकी थी और वो पैसे रोक कर दिए हैं। बाकी मुझे बताएं, ये कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है। मैं इनको बता देता हूँ डाटा कहाँ पे है। अगर आपने 200 अरब रुपया मजदूरों के लिए रखा है, वर्कर्स के लिए रखा है, तो वो उनको दें। आज तक नहीं दिया। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में जाएं, वहां पे टाइप करें फैक्ट्री वर्कर, लोग आपको मिल जाएंगे कितने लोग हैं फैक्ट्री वर्कर हैं, क्योंकि वो पॉवर्टी सर्वे है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों को ये टाइगर फोर्स के लिए कह सकते हैं कि इसमें रजिस्टर करें, अगर आप पहले दिन कहते तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर, चूंकि जो फैक्ट्री वर्कर है वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लोग रजिस्टर करवा देते। आपने गरीबों का नाम लिया, 100 अरब रुपया अमीरों को पकड़ा दिया। जो रिबेट का देना था वो बिल्कुल देना था, 8 साल पुरानी, 8 साल से वो चला रहे हैं, तो वो उसको 8 महीने बाद भी दे देते, 4 महीने बाद भी दे देते, कोई फर्क नहीं है। वो ले जाकर उन्होंने तिजोरियों में रख लिया और कोई बिजनेस एक्टिविटी तो हो नहीं रही है इस वक्त। वही 100 अरब रुपया अगर मजदूरों को दे देते और उनके बिजली के बिल माफ कर रहे हैं किसके? फैक्ट्री वालों के, 3 महीने के। अभी 3 महीने तो हुए नहीं भाई, उनको लॉकडाउन हुए, तो 3 महीने के आप कर रहे हैं। अगर वही पैसे आप गरीबों के या मजदूरों के आप माफ कर देते, 5,000 बिजली का बिल, 2,000 गैस का बिल, पानी का बिल, तो आप लॉकडाउन हो सकता था। लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं, होने ही नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने, पहले दिन से नहीं होने दिया। लोग किसकी माने? चीफ मिनिस्टर्स की माने। अब इनका इशू ये है कि ये कहते हैं जी गलत हुआ, ये अशराफिया ने करवा दिया। अब मुझे बताएं कि सीएम सिंध ऐलान करते हैं, उसमें सारी पार्टियों को बुलाते हैं इंक्लूडिंग पीटीआई, वहां पे वो फैसला करते हैं कि ये ठीक है लॉकडाउन। 6 घंटे बाद बलूचिस्तान कर देता है, 12 घंटे बाद केपी कर देता है, 18 घंटे बाद पंजाब कर देता है, 24 घंटे बाद DGISP आता है, तो वो कहता है कि बाकी ये बंद कर दे। अब कौन अशराफिया है, कौन गलत? ये जो चोई साहब आज जो खान साहब ने बात की है कि वो नरमी की तरफ जा रहे हैं, ये बेहतर फैसला, मुनासिब फैसला, सपोर्ट करेगा सिंध इस फैसले को? नहीं, ये तो तबाही की तरफ ले जाने लगे हैं। जब ये पीक टाइम आया, वो नादा गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया। अब ये तो एक तबाही की तरफ। आज अभी मुझे एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का गायनीज वार्ड बंद कर दिया गया कल से, क्योंकि वहां पर 14 लेडी डॉक्टर्स इफेक्ट हुई हैं और बाकी अमला सारे का सारा इफेक्ट हो गया। अब कोई एक लेडी डॉक्टर नहीं है वहां पे जो इलाज कर सके। 14 डॉक्टर्स आज जो है। यानी आपको लग रहा है कि ये अस्पतालों पे बर्डन ज़ाहिर है, जो डॉक्टर से पहले वार्न भी किया था, वो मजीद बढ़ेगा अगर हम इस स्टेज पे जाके लॉकडाउन में नरमी करते हैं? कराची के अंदर बढ़ गया है, कराची, लाहौर, सारी जगहों पे बढ़ गया है। शनाना गुलजार साहिबा, जब एक तरफ कोरोना वबा खुद बता रही है, गवर्नमेंट भी, एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि पीक है पाकिस्तान के अंदर मई के दौरान, इस दौरान ये फैसला करना कि हमने लॉकडाउन में नरमी करनी है, बतदरीज खोलने जा रहे हैं, ये मुनासिब फैसला है? जल्दबाजी में नहीं? शुक्रिया समर। देखिए, आपके मुल्क को लॉकडाउन तकरीबन 2 महीने हो गए। आप चलें एक सेकंड पाकिस्तान को साइड पे छोड़ देते हैं और थोड़ा जरा दुनिया को देख लेते हैं जहां से कोविड स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान में होम ग्राउंड कोई कोरोना का केस नहीं था, सारे जो थे बाहर से आए थे। और पाकिस्तान, आपको ये भी पता है कि जो 2 दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए कोरोना से, यानी कि ईरान और चीन, हम उनके दरमियान हैं। इसके बावजूद कि हम उन 2 ममालिक के दरमियान, अगर हमारा आप इस वक्त डेथ रेट देखें, 2 लोग फी 10 लाख, 2 people per 1 million, ये दुनिया में सबसे 1 million सबसे छोटा रेट है दुनिया में डेथ रेट का। आपके पिछले शो पे मैंने यही बात की थी, पाकिस्तान में अक्सर ये बहाना होता है जी टेस्ट कम थे, पता नहीं चल रहा केसेस। अब तो टेस्ट भी आ गए, लेकिन डेथ रेट यहाँ छुपती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप 5 ममालिक में आपको नाम देती हूँ जिनकी तारीफ की जाती, लॉकडाउन में बड़ा तीर मार लिया, दुनिया तबाह कर दी उन्होंने। सिंगापुर को देख लें, वुहान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इजराइल का देख लें। 5वां मुल्क मुझे अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अभी मैं पढ़ रही थी आधा घंटा पहले कि उनका लॉकडाउन हैज बीन एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। और ऑस्ट्रेलिया को तो साथ में इकोनॉमिक डिजास्टर है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, और अगर वो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान कौन सी जबान बोल रहा है, कौन सी फारसी बोल रहा है कि जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है और आप पैसे दे दें मजदूरों को और ये ठीक हो जाएंगे, इनके पैसे मिल जाएंगे। कितने पैसे आप देंगे मजदूरों को, कितने मजदूरों को देंगे? पाकिस्तान जिस हालत में माशाल्लाह छोड़ा गया है, उसमें तो आपने एजुकेटेड कोई क्लास लोगों की बना ही नहीं, कोई नॉलेज इकोनॉमी थी नहीं, यही बेचारे आपके गुलाम दिहाड़ीदार हैं। अच्छा, एहसास जो प्रोग्राम उनके पास पहुंच गया, अगले महीने में पहुंचेगा, उससे अगले महीने में पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा? आपकी स्टेट के इतने वसाइल हैं,
शुक्र है हमने G20 स्टेट से और वर्ल्ड बैंक से तो वसाइल लेके अपनी लोन्स को रिस्ट्रक्चर या हम वो करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रियलिटी को देखें और जरा साइंस में चलते हैं ना, क्योंकि कोरोना इमोशनल पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो साइंस का इशू है। दुनिया के कुछ प्लॉट्स, कुछ ग्राफ्स प्लॉट हुए थे जिसमें ये कहा था कि जी हर मुल्क में इस तरह होगा कि जी आप 4 हफ्ते में ये होगा, 6 हफ्ते में होगा। नहीं हुआ ऐसे ममालिक में। सिंगापुर ने क्या प्रोडिक्ट किया? सिंगापुर सबसे डेवलप्ड कंट्री है इस खत्ते का, चाइना से भी आगे और जापान के लेवल पे, छोटा सा मुल्क है। बिल्कुल। सेकेंड वेव क्यों आई थी वहां पे? क्योंकि आपने लोगों को लॉकडाउन किया, 12-12, 15-15 लोगों को एक कमरे में बंद किया, जो पाकिस्तान में होता है। आप जरा लाहौर की इनर सिटी में जाएं, देहातों में जाएं, अपने शहर में लाहौर में जाएं, आपको पता है कि लोग किस तरह रह रहे हैं। वो तो हॉटबेड है आपकी उसका कोरोना वायरस का। जैसे ही ये लॉकडाउन 6 महीने बाद क्यों ना खुले, सेकेंड वेव ना आई तो आप देखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जब आप खोल देंगे लॉकडाउन, उससे तो फिर और ज्यादा फैलेगा ना। उससे जब आप खोल देंगे लॉकडाउन को, जो मिसाल दे रहे हैं सिंगापुर, वुहान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल की, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हमारे डॉक्टर्स अभी से कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है गुंजाइश, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जरा सा रश पड़ा तो बिल्कुल सिस्टम हमारा सारा चौक हो जाएगा हेल्थ केयर का। बिल्कुल। लेकिन आपके डॉक्टर दूसरी कौन सी बात है जो कह रहे हैं? इसके अलावा भी डॉक्टर्स एक बात कह रहे हैं ना, डॉक्टर्स आप ये कह रहे हैं आपको कि आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं। प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है ना फर्स्ट वेव के लिए ना सेकंड वेव के लिए। यानी कि अगर अभी लोग बीमार हो रहे हैं या 6 महीने बाद, पाकिस्तान में 6 महीने में आप कितने अस्पताल बना लेंगे? अच्छा वेंटिलेटर आप मंगा लेते हैं, आप वेंटिलेटर टेक्नीशियंस आपके पास कितने पाकिस्तान में उसको ऑपरेट करने के लिए? वेंटिलेटर ये मुश्किल अंग्रेजी का लफ्ज तो लोगों ने सीख लिया, इसका ऑपरेटर्स किधर हैं? देखिए प्राइम मिनिस्टर आपको एक कॉमन सेंस की बात करते हैं जो बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। आप लॉकडाउन करेंगे और ये कोरोना और इकोनॉमिक्स की लड़ाई नहीं है, ये मौत कोरोना से आए या मौत गुर्बत से आए उसकी लड़ाई है। एंड द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। वो ये नहीं कह सकते कि तुम जिंदा रहो, तुम जिंदा मत रहो, तुम्हारे पास 3 महीने का राशन है, तुम अपने घर में सही हो तो तुम तो ठीक हो, जो बेचारा है बस वो। प्राइम मिनिस्टर ने एक सारे मुल्क की आज आपने शानाना गुलजार साहिबा, आज आपने सिर्फ नादरा का दफ्तर खोला है, उसके बाहर तवील कतारें लोगों की लगी, रश लग गया, लोग घुल मिल गया आपस में, एक हजूम वहां पे बन गया। वो तो एक दफ्तर के बाहर तो आप SOPs पे अमल दरामद नहीं करवा सके, एक महकमे के दफातर के बाहर। जब आप पूरा मुल्क खोल देंगे फिर कैसे अमल दरामद होगा? तो अगर आप 2 महीने बंद ना करते नादरा के दफातर, ये मसला नहीं होना था। अगर शुरू से प्राइम मिनिस्टर की बात मान ली जाती और स्मार्ट लॉकडाउन होता जिसमें आप गवर्नमेंट के ऑफिस खुले रहने देते, जरूरी स्कूल बंद है, ठीक है बंद रहे, मैरिज हॉल्स बंद है, बट ये क्या तरीके कि आप लोगों का रिज़्क बंद कर दें? ये किसको इजाजत है करने की? अमेरिका में आधे का आधा अमेरिका खुल गया, आधे स्टेट्स खुल गए। अमेरिका की आबाद से हमसे 10 दफा ज्यादा है, 28% और आपकी 2% पे। तो आप तो देखें, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैथ्स को इस्तेमाल करें, साइंस को इस्तेमाल करें। प्राइम मिनिस्टर का सारा प्लान अकॉर्डिंग टू एडवाइस है, वो WHO से एडवाइस ले रहे हैं, वो किसी देसी एडवाइस नहीं ले रहे हैं कि जी ये कर दो तो वो कर दो। ही इज डूइंग समथिंग लॉजिकल, ही इज डूइंग समथिंग स्ट्रेटफॉरवर्ड। के अंदर भी वो कह रहे हैं, हम भी डॉक्टर से ही एडवाइस ले रहे हैं। आप बताएं डॉक्टर्स फिर क्या मुख्तलिफ राय दोनों जगहों पे दे रहे हैं कि दोनों जगहों पे पॉलिसी में, अप्रोच में बड़ा डिफरेंस है। मुसद्दिक मलिक साहब, आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि वो बतदरीज लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, ज़ाहिर एक बड़ी बारीक लाइन है, आपने तवाज़ुन बरकरार रखना है, मुल्क की मईशत भी चलानी है, लोगों को रोज़गार भी देना है, साथ साथ आपने वायरस को कंटेन भी करना है। तो बेहतर फैसला है यही मौजूदा हालात को देखते हुए, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर की ये सोचा कि अब कोरोना के साथ चलना है हमने। देखिए, मुझे नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इस वक्त जिस तरह का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन तो पहले आप मुझे बताएं है किधर, ज़रा मुझे दिखा दीजिए तो फिर मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो अगर लॉकडाउन नहीं है तो वो किस चीज़ में नरमी करना चाह रहे हैं? जो चीज़ नहीं है उसमें नरमी करना चाह रहे हैं। यानी सारे, अभी मैं यहाँ पर बाहर निकला हुआ था तो 3 मील का सफ़र जो है वो तकरीबन मुझे 40 मिनट लगे हैं। रश इतना था, खचाखच दुकानें भरी हुई थी। और मैं आपको जगह भी बता दूँ, ये आप डिफेंस लाहौर से निकलें तो ये पीछे जो वो रोड है उसके ऊपर खचाखच दुकानें जो हैं भरी हुई हैं। जब सारा कुछ खुला है भाई, जब नाई की दुकान खुल गई है, जब दूध दही की दुकान खुल गई है, जब तरखान की दुकान खुल गई है, जब इलेक्ट्रिशियन की दुकान खुल गई है, जब फैक्ट्रियों की दुकानें खुल गई, फैक्ट्रियां खोल दी हैं, जब दफातर खुल गए हैं, तो आप मुझे बताइए लॉकडाउन कौन सा है जिसे नरम करना है? ये भाई गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं जिसमें स्कूल बंद हैं और बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। दुनिया में 2 किस्म के ममालिक हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो समझते हैं कि इंसानी जान की बहुत बड़ी कीमत होती है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इंसानी जान बचाएंगे, उसकी कुछ भी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। ये एक किस्म के ममालिक हैं।
दूसरे ममालिक वो हैं जिन्होंने ये फैसला किया है पॉलिसी के तौर पे कि जिन लोगों को मरना है वो अल्लाह की रज़ा है, वो अभी नहीं मरेंगे तो बाद में मर जाएंगे, तो अभी मर जाएं, जो बाकी बच जाएं वो अपना काम करें ताकि मुल्क की मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। हमारी हुकूमत ने फैसला जो किया है वो इस हक में किया है। सर मैं आपको एक राय और भी है, लोगों को मरना है। डॉक्टर साहब एक राय और भी है, वो असद उमर साहब की राय है जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात में 4800 अफराद एक महीने में मर जाते। एक पैरेलल उन्होंने भी ड्रॉ किया है, मैं जरा वो मवाजना भी आपको सुना देता हूँ, नाजरीन को भी जरा वो भी सुन लें जरा। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। पिछले 6 दिन के अंदर पाकिस्तान में 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। अगर हम ये जहन में बिठा लें कि हमने कोरोना से अमवात को सिफर करना है, फिर उसके लिए जो इकदामात करने पड़ेंगे इतने ज्यादा फिर मोहलक हो जाएंगे कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा मलिक साहब, एक तरफ अगर 24 अफराद डेली के हिसाब से आप लगाएं तो ये 720 अफराद बनते हैं महीने के, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 4800 बंदे ट्रैफिक हादसात में हर महीने मर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं सड़कें तो बंद नहीं करते, फिर मुल्क क्यों बंद करें? देखिए मेरे ख्याल में ये बात तो उनकी बहुत अच्छी है। अगर इस बात पे आप ज़रा सा ज़्यादा गौर करें तो फिर हमें सड़क से तमाम ट्रैफिक लाइट उतार लेनी चाहिए। आप क्यों खर्चा करते हैं ट्रैफिक लाइट पे? सारे सिर्फ 4-5 हज़ार लोग तो मरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5,500 लोग मर जाएंगे। तो सारी जो आपने ट्रैफिक पुलिस रखी हुई है, ये तमाम लाइटें जो आपने लगा रखी हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, क्या ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 हज़ार और लोग मर जाएंगे। तो उनकी इतनी भारी कीमत अदा करनी कि हर चौक पे ट्रैफिक लाइट लगाई जाए जो बिजली भी खाए, उसके बाद वो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों वाले वार्डन भी रखे जाएं जो हूटर लगा के घूम रहे हों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। और लेकिन डॉक्टर साहब होना क्या चाहिए फिर? होना क्या चाहिए? ज़ाहिर अब जो मैं तवाज़ुन की बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट को वो तवाज़ुन मेंटेन करना। होना क्या चाहिए इन हालात में? आप वो कह रहे हैं कि लंबा चलेगा, ये लंबी इनिंग्स है, इसको हम ये T20 की तरह नहीं खेल सकते। देखिए बड़ी वाज़ेह सी बात है, मैंने संदाना साहिबा की मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका, शुरू में मैंने सुनी थोड़ी सी, उसके बाद आपको मालूम है कि मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। जब उन्होंने कहा कि वुहान और सिंगापुर और ताइवान से ज़्यादा बुरा किसी जगह के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया से बुरा नहीं था किसी भी जगह पर दुनिया में लॉकडाउन, तो उसी के अंदर जवाब है। यानी क्या किया वुहान के अंदर? उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बचा ली। आपने कहा इससे बुरा कोई दुनिया का लॉकडाउन नहीं है। क्या किया उन्होंने सिंगापुर में? उन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बचा ली। आपने कहा इससे बुरी कोई चीज़ नहीं है। तो जो अच्छी चीज़ है फिर वो करें। और अच्छी चीज़ की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है। अच्छी चीज़ इनकी ये है कि जो होना है होने दो, मुल्क की मईशत चलाओ। देखिए बात यह है, हमारे मुल्क में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे मुल्क में ओवरऑल जो अमवात की शरह है वो कम है, उसकी 2 वजूहात। एक तो ये हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है, 85% लोग हमारे जो हैं वो 50 साल से कम उम्र हैं, और उनमें जो अमवात की शरह है वो आधे फीसद से कम। लेकिन जो आपको बात नहीं बताई जा रही वो ये है कि हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर अमवात की शरह 10 से 15% है और बाज़ ममालिक में 20%। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं जो 50 साल से ज़्यादा हैं या 60 साल से ज़्यादा हैं, जिनको आप 15% कहते हैं, आप मान लें 10% भी, तो 220 मिलियन के 10% जो हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बनते हैं। इन 2.5 करोड़ में से अगर 10% लोग मर जाएंगे तो उसका मतलब है कि तकरीबन 1.5-2 लाख लोग मर जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको मरना ही है तो इनको मर लेने दें, मगर मईशत चलने दें तो फिर चलने दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ, एक बात मैं वाजे कर दूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने ज़रा लंबी बात कर दी। बात वाजे है कि जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है ये आधा तीतर आधा बटेर, इससे बेहतर है कि नरम कर दें। उसकी वजह यह है कि आप मईशत को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं आधे तीतर की वजह से, और आधे बटेर की वजह से लोगों की अमवात भी आप सामने लेकर आ रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कम से कम मईशत को चलाएं पूरी तरह से, और ये पूरा जो आपने बात कर रहे हैं नर्म करने की, नर्म तो वो करें जो हो, जो है ही नहीं उसको क्या नर्म करना, जो है ही नहीं उसमें क्या नरमी होगी। ठीक है सर, आपका मौका आगे। चौधरी मंजूर साहब, अब फिर वफाक और सिंध के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला आपने देखा पहले दिन से जारी है, लेकिन उस पर आज आपके दोस्त शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट भी की। जो डॉक्टर फुरकान की जो हलाकत हुई है, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल सका। वो कह रहे हैं 18 अफराद सिर्फ वेंटिलेटर पे थे, फिर भी एक डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिल सका। इससे सिंध की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, वहाँ पे इंतजाम की क्या सूरत हाल है?
अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है मैं दोस्ती की बात नहीं है, मैं तो ऐसे किसी बंदे का जवाब देने के लिए, बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ जो जिसकी कोई कानूनी, मैं एक पार्टी का हूँ, मैं इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेंबर सीसी हूँ, ये सेनेटर है शानदाना बीबी जो है वो अपनी पार्टी की एमएनए, वो क्या है, तो इसलिए उसकी तो मेरा ख्याल है कोई बदतमीजियों के लिए इन्होंने रखा हुआ है, इसीलिए उसका नोटिफिकेशन भी नहीं करते ताकि जो उसकी बदतमीजी हो उसको ये ओन भी ना करें और डिसोन भी नहीं कर रहे। एक तो ये मेरा ख्याल इनको क्लैरिटी करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे अफसोस है, बिल्कुल उनको वेंटिलेटर मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात पे भी अफसोस है कि डॉक्टर साहब की एक ऑडियो मेरे पास आई है, मैं नहीं समझता कि वो उनके फैमिली की दो खवातीन की या डॉक्टर साहब की अपनी है साथ, तो मैं नहीं समझता उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन डॉक्टर साहब को जाना चाहिए था, 7 दिन पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था। वो बच्ची भी मेरे ख्याल उनकी भतीजी और डॉक्टर है, उन्हें उनकी बात ही मान लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं मानी गई। तो वो जब निकले हैं तो गए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, 2 में, जहां पे वो कोरोना के मरीज नहीं लेते, अब उनकी मर्जी है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो मैं तो चाहता हूँ स्पेन की तरह ये टेक ओवर कर लेने चाहिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे स्पेन ने किए थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिए थे, इस मुल्क में भी टेक ओवर हो जाने चाहिए, कोई हर्ज नहीं होगा। जब जरूरत है एक इमरजेंसी की, ये जो है सेहत की इमरजेंसी डिक्लेयर करें और वो फिर ले लें जिसको। एक बात। दूसरी बात, देखिए हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, ब्लेम गेम की तरफ, जो ये जिस तरफ ये ले गए हैं। मुझे ये बताएं कि ये नेशनल यूनिटी किसने पैदा करनी होती है? जब सैलाब आया था तो किसने पैदा की थी? उस वक्त के सदर और प्राइम मिनिस्टर ने पैदा की थी। जब सवात हुआ था तो किसने पैदा की थी? उस वक्त के सदर और वजीर आजम ने छोटी छोटी पार्टियों के सरबराहों को किया था। जब ये एपीएस हुआ था तो ये कंटेनर पे रात को मियां नवाज शरीफ को गालियां देते थे, और वो गालियां देकर उतरे तो उन्होंने उनको फोन कर दिया कि आप एपीसी में आए, हम इकट्ठे बैठकर एक यूनानिमसली एक बनाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे भी तो पॉलिसीज बन रही है ना, मुशावरत से बन रही है, यहाँ पे भी तो पॉलिसीज मुशावरत से ही बन रही है ना, मुराद अली शाह साहब से मुशावरत होती है रूटीन में। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश। बिलावल साहब ने जब पहली कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, इस बीमारी से लड़ना है, आगे से जवाब क्या आया? कितने महीना, 1.5 महीना आगे से तूफान बदतमीजी इन्होंने रखे हुए, कुछ लोग गालियां देने वाले, वो उनको सब्र की भी कोई इंतहा होती है। चलो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, सिंध को छोड़ दें, मुझे ये बताएं, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खत लिखा है 128 अरब रुपया दें, मेरे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या इलाज कर रहा होगा? केपीके के अंदर जरा हालत देख ले कि क्या हो रही है इस वक्त। डेथ रेट सबसे ज्यादा उधर है, इनका अपना सूबा है, अपनी दूसरी बार हुकूमत है, वहां पे कुछ देने के लिए। मैं सिर्फ आता हूँ दोबारा से, ठीक है, मैं सिर्फ आता हूँ दोबारा से, मुझे कोई ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज से टाइगर फोर्स ऑपरेशनल हो गई है। ये टाइगर फोर्स को कौन सियासी बनाना चाहता है और कौन से गैर सियासी रखना चाहता है? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसमें क्या बातें हुई, ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाजरीन, आज जो टाइगर फोर्स है वज़ीर आज़म की, उसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है और 10 लाख के करीब पूरे मुल्क से नौजवानों ने इसमें वॉलंटियर किया है, रजिस्टर्ड किया है। अब जो वज़ीर आज़म ने आज बयान किया, उस्मान डार साहब ने भी बयान किया कि ये टाइगर फोर्स करेगी क्या। उसमें बताया गया कि ये मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद करवाएगी, और यहाँ पे बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करेगी, वहाँ पे असिस्ट करेगी टाइगर फोर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही करेगी टाइगर फोर्स, और ये भी बताएगा एहसास प्रोग्राम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके फैसिलिटेट करना वहाँ की इंतज़ामिया को, और वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना, और फिर बेरोज़गारों की निशानदही करेगी ये टाइगर फोर्स, उनसे फॉर्म फिल कराने में मदद करेगी, और राशन तकसीम में भी इस वक्त मदद कर रही है। शानदाना गुलजार साहब, ये टाइगर फोर्स के हवाले से ये बातें बताई गई हैं आज। अब मसाजिद पे किस तरह से जाकर टाइगर फोर्स वहाँ पे एनफोर्समेंट कर सकेगी जब मुल्क की इंतज़ामिया नहीं करवा सकी? जो रिपोर्ट्स आई 80% मसाजिद के अंदर नहीं हो पा रही एनफोर्समेंट, जब पुलिस की नहीं सुन रही इंतज़ामिया मसाजिद की, तो फिर टाइगर फोर्स की कौन सुनेगा? और दीगर जो बताए जा रहे मामला के होता नजर आए आपको, हो सकेगा ये वर्केबल है, डूएबल है?
बिल्कुल समर, लेकिन अगर आप मुझे ज़रा इजाज़त दें, क्योंकि ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, मैं थोड़ा-सा जो चौधरी साहब ने कहा और जो मुसद्दिक साहब ने कहा, उसकी मैं 2 छोटी-सी बातें जी जी। मुख्तसरन करना चाहती हूँ। एक बात तो ये है कि देखें, माज़रत के साथ, ही मेरे मेहमानों के बारे में नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों के बारे में ये बात है कि हमें कहते ना तो आसान होता है कि जी लोग, कोई भूखा नहीं मरता या भूख से कोई नहीं मरेगा, लॉकडाउन में गुज़ारा करें। जिस इंसान ने एक दिन की भूख या अफ़लास ना देखी हो, उनके लिए बहुत आसानी कहना होता है। और प्राइम मिनिस्टर के पास ये आसाइश या कोई लग्ज़री नहीं है कि ये फ़ैसला करे कि आप कोरोना से वफ़ात पा जाएँ और आप भूख से वफ़ात पा जाएँ। मुझे तो साइंस के पीछे जाना है, जो साइंस इस सही। वक़्त फ्लॉड है। इस वक़्त मेरे सामने 3 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। लेटेस्ट स्टैनफोर्ड के एक प्रोफ़ेसर हैं और वो कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, उर्दू में कहते हैं ना, कौवा चला हँस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ॉलो किया, ना उनके एसओपीज़ को देखा, ना उनके तरीकों को कर दिया। हमने बैंग लॉकडाउन कर दिया कि जी बंद करो, बीमारी फैल रही, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। यही रीज़न था ना, डेथ को तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। बीमारी को ही रोकना था, आप बीमारी या को रोक कंटेन पाए? नहीं करना रोक था। पाए। आप जिस चीज़ को रोक पाए, आपने लोगों की ज़िंदगी रोक दी है। आपने ज़िंदगी 12-12, 15-15 लोगों को घर में बंद कर दिया, और ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि किसी ने नहीं सुना, आपके व्यूअर्स के लिए भी ये ज़रूरी है। सिंगापुर में किसी की जान नहीं बची, वुहान में जान नहीं बची। उनकी जो सेकंड वेव आई है, उसमें 50% एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आपने चरखे के डरबों में लोगों को बंद कर दिया था, जो पाकिस्तान में इस वक़्त हालत है। पाकिस्तान में अब तक लेकिन 60% बंदा रूरल एरियाज़ लेकिन में रह शाहजादा रहा है, गुलजार ठीक साहब, है? पाकिस्तान के तो अंदर जब आपने तक इफेक्टिव सुनिए, लॉकडाउन पूरी था, सुन लें। यहाँ पे केसेस बड़े कम थे, 6000 के करीब थे। जो ही आपने लॉकडाउन उठाया नहीं, तो नहीं, आपकी 20,000 पे चले टेस्टिंग गए। कम थी। ये तो मैं अपोज़िशन की बात कर रही हूँ कि टेस्टिंग कम थी आपकी, कोई आपके सही। केसेज़ कम नहीं थी, केसेज़ आपके ठीक-ठाक बढ़ रहे थे। जो आप नहीं कह रहे, आज डब्ल्यूएचओ की स्टेटमेंट काइंडली देख लें, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे लिखी है, 92% रिकवरी है पाकिस्तान में केसेज़ की, सही। 92%, दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिकवरी है आपकी। ये बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, लोगों को ढीला नहीं होना चाहिए, बट ये सच है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो काम कर रही है, आपकी डेथ रेट सबसे कम है, आपका केसेज़ रेट सबसे कम सही। है और आपकी रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। टाइगर फोर्स पे आ जाए मकसद जरा। हुकूमत कुछ ठीक कर रही है, ठीक है? अब टाइगर फोर्स पे आते हैं। टाइगर फोर्स क्यों प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, और इसका मैं सबसे बड़ा आपको इम्पोर्टेंट रीज़न बताती हूँ। आज की भी जो मीटिंग हुई, उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये छेड़ा गया कि टाइगर फोर्स तमाम इलेक्टेड एमएनएज़ और एमपीए इसके लिए है जिनके हल्के हैं। जिन लोगों को हल्के नहीं है, उनकी बात समझ नहीं आएगी। मैं आपको अपने हल्के से बता सकती हूँ। रिज़र्व एमएनए का तो हल्का भी नहीं होता। हमारा या। इलाका होता है, हमारा एरिया होता है। हम एक एरिया के खवातीन को रिप्रेज़ेंट करते हैं। मैं अपने एरिया में हर हफ्ते होती हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू कि जो वहाँ पे हालात है दहाड़ीदार लोगों के, वो स्टारवेशन की तरफ जा रहे हैं, और सही। शर्म के मारे वो सफेदपोश लोग हैं, किसी का हाथ नहीं किसी के सामने खड़ा कर सकते। अब सियालकोट की मैं एग्जांपल दूं, सियालकोट में क्या हुआ है? सियालकोट में उन्होंने जितने भी उस पूरे हलके में, पूरे इलाके में, डिवीजन में जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे, उन सब का जायजा किया उनकी सही। टाइगर फोर्स ने। उन्होंने ये देखा वहां पर से 13 यूटिलिटी स्टोर्स में से पिलफरेज हो रही थी, यानी कि चोरी हो रही थी, यानी कि वहां के जो माल लोग उठा के काम बाहर करते हैं बेचते थे। यूटिलिटी स्टोर में, वहां से चीजें खरीद के बाहर महंगी प्राइसेस पे बेच रहे थे। सही। वहां पे तमाम यूटिलिटी स्टोर्स में कैमरे लगाए गए हैं, ये सारा टाइगर फोर्स ने किया। ठीक। अच्छा, जहां जहां प्राइवेट राशन दे रही हूँ, मैं प्राइवेट राशन दिलवा रही हूँ, मेरे कॉलीग्स दिलवा रहे हैं, और सब पार्टी से करें, सिर्फ पीटीआई की मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम सही। सब एक एक बंदा है, हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं पीटीआई वर्कर्स से काम कराऊं, ये गैर सियासी काम था, ये अल्लाह के नाम पे काम है। ठीक। तो हमने जितनी टाइगर फोर्स हमारी रजिस्टर हुई मेरे गांव की, चाहे वो जिस सियासी पार्टी से थे, हमने उससे काम करवा रही हूँ, और ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कोई झंडा ले रहा है, ठीक है। कोई झंडा ले रहा है। ठीक है, लेकिन और ये आज इंपॉर्टेंट आपकी बात है, आज आपकी अगर यूके आज में आपकी और पार्टी का चाइना इजलास भी में हुआ था। आपको टाइगर फोर्स चाहिए। आज जी, आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ था इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें नाज़रीन अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस इजलास में खान साहब ने यह कहा कि वो लॉकडाउन उठाने का फ़ैसला कर रहे हैं, और साथ ही खान साहब ने यह भी बताया कि कई ममालिक में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इसमें टाइगर फोर्स को गैर सियासी रहना चाहिए, ये कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने हिमायत की इस चीज़ की कि टाइगर फोर्स को गैर सियासी रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बलदियाती इंतखाबात भी अभी कोई नहीं हो रहे, इंतखाबात कोई नहीं आ रहे, और जो पार्टी की तंजीमें वो इंटैक्ट है, टाइगर फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, और ना ही होना चाहिए। जिस पर परवेज़ हटक और अली अमीन गंडापुर ने मुखालफत की शाह महमूद कुरैशी की। उन्होंने कहा, परवेज़ हटक साहब ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर-ए-आज़म को गलत मशवरे ना दें। और ये भी कहा परवेज़ हटक साहब ने कि टाइगर फोर्स में जो आप एमएनए शामिल कर रहे हैं ज़िले कमेटी के अंदर, उसने कहा एमएनएस को शामिल ना करें, बल्कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के एमएनएस हो, और वो हल्के जहाँ से तहरीक इंसाफ आ रही है वहाँ पे हमारे हारे हुए कैंडिडेट्स को होना चाहिए, अपोजिशन के एमएनएस को वहाँ पे नहीं होना चाहिए ज़िले कमेटी के अंदर। और उन्होंने ये भी इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि टाइगर फोर्स को गैर सियासी ही रहना चाहिए, और इसको किसी किस्म के मकसद के लिए भी हम सियासी नहीं बनाएंगे किसी तरह भी। और साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध के अंदर, उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के लोगों को फ़ायदा हुआ है।
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन किया कि पीपल्स पार्टी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें एहसास प्रोग्राम के जो मुस्तहिकीन हैं उनका डाटा फ्राहम नहीं किया गया। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि जिस पे फिर वज़ीर-ए-आज़म ने फिरदौस शमीम नकवी और परवेज़ हटक पर गुस्से का इजहार किया और उनकी सरजनिश भी की। और खान साहब ने कहा कि सिंध के अवाम हमारे अपने अवाम हैं, अगर वहाँ भी कोई मुस्तहिक है उसे ज़रूर उसकी मदद होनी चाहिए बगैर किसी सियासी वाबस्तगी को देखते हुए। और साथ ही साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे रमज़ान में तल्ख़ कलामी पर मजबूर ना किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग मुझसे मेरा मौक़िफ़ तब्दील नहीं करवा सकते। बड़ी सख्ती से उन्होंने अपनी पार्टी के उन लोगों को कहा कि जो कह रहे थे कि टाइगर फोर्स में हमारे अपने लोगों को शामिल करें, तहरीक इंसाफ के लोगों को, और जो एहसास प्रोग्राम है उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, उस पर खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा। और ये भी कहा कि सियासी नफ़ा नुकसान को बाला ताक रखते हुए सबको साथ लेकर चलूँगा। तो मुशर्रफ मलिक साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ी वजाहत भी की है। जो एक सवाल उठ रहा है पहले दिन से टाइगर फोर्स के वाले से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन्हें फंड वगैरह कोई नहीं दे रहे, हम ज़रा वो भी सुन लें आप। टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है, आपको कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं करने, आपका काम ये नहीं है आप एक जिहाद लड़ रहे हैं हमारे साथ मिलके, और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आप काम करेंगे। तो मुशर्रफ मलिक साहब, फिर एतराज़ किस बात का? PMLN को भी दावत आई थी कि आप भी आए इसमें शिरकत करें, आपके MNAs होंगे इसके अंदर। देखिए, मैं भी जैसे संदाना साहिबा ने कहा, मैं भी ज़रा पीछे से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा खैबर पख्तूनख्वा की, बिलखसूस उनके जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के और मिनिस्टर जो उनके तैमूर झगड़ा साहब की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। वो वाहिद इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डेटा को WHO की मुताबिक से रिपोर्ट किया है। उस रिपोर्ट की वजह से जो वो कर रहे हैं, उनके जो सूबा है उसमें 6% के करीब 5.8 या 5.9% अमवात की शरह आ रही है। इसकी वजह एक तो आप ये जान सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जिसका अभी जिक्र किया गया प्रोग्राम के अव्वल हिस्से में। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो वाहिद आदमी हैं जो उसको रिपोर्ट सही कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि असल अमवात की शरह पूरे मुल्क में क्या है अगर आप WHO की मुताबिकत से रिपोर्ट करना शुरू करें। इसमें मैं वफाकी हुकूमत को भी शाबाश देता हूँ, क्योंकि अगर वो चाहते तो तैमूर खान झगड़ा साहब को रोक सकते थे इस किस्म की रिपोर्टिंग से, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हम एक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए आगे चलें। मैं पॉलिसी से डिसएग्री कर रहा हूँ और रोज़ करता हूँ, लेकिन जो हुकूमत के अच्छे अमाल हैं, मसलन जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड बनाई, जिस तरीके से वेंटिलेटर्स लाए गए, जिस तरीके से प्रोटेक्टिव किट्स लाई गई, जिस तरीके से इस प्रोग्राम के ज़रिए करोड़ों लोगों में पैसे बांटे गए, तो जिस सिंध की आप तारीफ करते हैं वहाँ भी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है सर? जी देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ जो कंप्लायंस WHO की कंप्लायंस इस वक्त वाहिद सूबा जो कर रहा है वो KP कर रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। अगर ये बात ठीक नहीं है तो इसकी वजाहत चौधरी साहब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिंध का डेटा देखा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का डेटा तो मैं जाके देखता हूँ जो वो रिपोर्ट करते हैं। टाइगर फोर्स पे मालूम नहीं है जी, टाइगर फोर्स के ऊपर अगर तो हुकूमत ये देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम्स में ये कहा है कि अगर आप चाहते, हमें इस वक्त टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे हुकूमत का नुक्ता नज़र समझ आ गया है कि उन्हें गालिबन टेक्निकल लोगों की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये था कि वो लोग जिन्होंने BA, BSc, FSc किया हुआ है, प्री मेड में किया हुआ है और उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनको जिस तरह जंग में आप ट्रेन करते हैं नर्सेज के तौर पे ट्रेन करके उनको फील्ड में भेजा जाए, वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। लेकिन क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र पॉलिसी अब मुख्तलिफ है, हमारी पॉलिसी जो है मईशत चलाने की और लॉकडाउन सर, इसमें 18,000 मेडिकल के फील्ड के लोग हैं, 1800 इसमें MBBS डॉक्टर्स हैं, वुकला भी हैं, इसके अंदर हर शोबा है ज़िंदगी से लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं जी देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ। आज आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया कि वो मसाजिद में जाएंगे, वो यूटिलिटी स्टोर्स में जाएंगे, उसमें आपने बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि वो क्लिनिक में जाएंगे, वो अस्पतालों में जाएंगे, वो नर्सिस के तौर पे काम करेंगे, वो फार्मासिस्ट के तौर पे काम करेंगे, डॉक्टर टेलीमेडिसिन का ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने बताया कि वो टेलीमेडिसिन इज़ अ डिफरेंट उसमें भी वो कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो जी वो बहुत अच्छी बात है, हम क्यों ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो अच्छी, लेकिन पॉलिसी को सपोर्ट नहीं इस वक्त हुकूमत की कर सकते। और अगर टाइगर फोर्स इन्हें बनानी है और अगर वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं इसको गैर सियासी बनाऊंगा, तो ये उनका अच्छा एक ठीक है, अच्छा अमल है। चोई साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने तो सिंध के अंदर फिर भी अलाउ नहीं किया, तमाम तर वजाहत आ चुकी है वज़ीर आज़म की तरफ से कि गैर सियासी होगी, जो मैंने आपको पार्लिमानी पार्टी का इजलास का वाद दिया है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा, मुखालफत की अपनी पार्टी के सीनियर वज़रा की कि मैं इसे सियासी नहीं बनाऊंगा, ये खिदमत के लिए आपने बनाई है, ये नॉन पोलिटिकल ही रहेगी।
नहीं देखिए समर, ये बिल्कुल ये बात शायद उन्होंने ठीक ही कही, चूंकि वो खुद भी एक गैर सियासी आदमी है और उस्मान डार साहब भी गैर सियासी आदमी है। ना वो पीटीआई के कोई मेंबर हैं, ना उन्होंने कहीं से इलेक्शन लड़ा है उस्मान डार साहब ने, ना वो उससे पहले पीटीआई की किसी चीज को हेड कर रहे थे। वो तो बिल्कुल गैर सियासी आदमी है। तो अगर वो गैर सरबराह गैर सियासी हैं दोनों, तो नीचे भी गैर सियासी होगी। सो हमने भी पीपल्स फोर्स का कहा है। पहली तो बात है ये इनकी पहले टाइगर फोर्स जो थी ये यूथ विंग होती थी, फिर उन्होंने उसका नाम तब्दील किया, अब दोबारा उन्होंने टाइगर फोर्स ले लिया। सो मैं ये कहता हूं कि हमने भी पीपल्स फोर्स का कहा है। पहली तो बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कोई बंदा अपने यहाँ पे फोर्स का लफ्ज नहीं लगा सकता। आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सारे इदारे फेल हो गए, फौज, पुलिस, महकमा माल, टीचर्स जो फारग बैठे हैं घरों में, लेडी हेल्थ वर्कर्स, वो सारे फारग हो गए, लिहाजा एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो यहाँ पे आकर। सर आपने भी तो फोर्स ही लगा दी ना पीपल्स फोर्स के आगे। एक चीज की आप तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, गलत है सर, मैं उधर यार कि मेरे से भी ये हलफ ले लें कि हमारी बिल्कुल गैर सियासी होगी पीपल्स फोर्स, इंसामिया की मदद करेगी, लोगों को लोकेट करेगी, सब कुछ जो इनकी फोर्स करेगी वो भी हमारी। अगर एक जमात को हक है फोर्स बनाने का, तो फिर दूसरी को भी हक है। तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, यहाँ तो एक सिस्टम है, वो रिपोर्ट करेगा प्रॉपरली, डीसी को रिपोर्ट करेगा, ऊपर रिपोर्ट करेगा, पोर्टल के ऊपर जाके। आपकी पीपल्स फोर्स कैसे रिपोर्ट कर रही है? हमने लेटर लिखा है ना, तो पोर्टल बना हुआ है, हमने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। बात क्या उनकी तरफ से जवाब आया? चीफ सेक्रेटरी को कोई अभी तक कोई जवाब नहीं। कल हम फिर उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं जी, हमारे लोग जो हैं वो तैयार हैं उसमें खिदमत करने के लिए। अगर इनके लोग खिदमत कर सकते हैं तो हमारे लोग भी कर सकते हैं खिदमत। कोई उनके ऊपर कोई बिल्कुल इनसे ज्यादा बेहतर लोग होंगे, इनसे ज्यादा अच्छे लोग होंगे जो टाइगर फोर्स के अंदर है। यहाँ पे तो मेरे हल्के में तो सारे पीटीआई के लोग टाइगर फोर्स में चले गए। ये पता नहीं कौन से बात कर रहे हैं। दावत तो दी गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपने अपने बंदों को दें, और ऊपर तो सर एमएनए बैठा होगा ना, ऊपर तो एमएनए बैठा होगा, सर जली सतह पे एमएनए बैठा होगा। वो एमएनए पीटीआई का भी हो सकता है, पीएमएलएन का भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। नीचे सूबे, नीचे जो तहसील लेवल पे कमेटी होगी उसमें एमपी बैठा होगा, वो नून लीग का भी हो सकता है सर पंजाब का। हमारे लोग कब के एतराज कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे ऊपर भी बिठा दे पीटीआई का एमएनए। हम कोई एतराज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। नून लीग का बिठा दे, हम तो नहीं कर रहे। जो कुछ ये करना चाहते हैं वही हमारे लोग करना चाहते हैं। सही है। यहाँ पे तो रजाकार फोर्स मौजूद है पंजाब। चले सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। रजाकार फोर्स जो है वो तो खत्म कर देना। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी आज अहम समाअत हुई है। कोरोना वबा के हवाले से हुकूमत की जो कारकर्दगी है, न सिर्फ वफाकी हुकूमत की बल्कि सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं, अदम इत्मीनान का इजहार किया है। क्या बात हुई वहाँ पे? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद केस की समाअत हुई है और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, किसी चीज़ में शफाफियत नज़र नहीं आ रही। उन्होंने ये भी सवाल उठाया और कहा कि अगर थोक में ख़रीदा जाए तो 2 रुपये का मास्क मिलता है। नहीं बताया गया कि इदारे क्या काम कर रहे हैं, ख़रीदारी कैसे हो रही है। उन्होंने कहा लगता है सारे काम कागज़ों में ही हो रहे हैं। कोरोना अखराजात का ऑडिट करवाया जाए तो पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। सिंध हुकूमत पॉलिसी बनाने के बजाय सनतें खोलने की इजाज़त दे रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा, इस चीज़ पर जोर दिया कि सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का इख्तियार नहीं जो मरकज़ को टैक्स देते हैं। लगता है वफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। सूबाई हुकूमतें पैसे मांग रही हैं, वफाक के पास फंड्स हैं तो उसे देने चाहिए। अब नाज़रीन, ये जो सियासी बहस इस वक्त मुल्क के अंदर एक चल रही है, उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबों में ताउन न होने की वजह मरकज़ वालों का मुतकब्बराना रवैया है। उन्होंने वज़रा की तरफ निशानदेही की जो यहाँ से बयानात आते हैं। साथ ये भी कहा, क्या वफाक में बैठे लोगों को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। शादाना गुलजार साहिबा, ये जो रिमार्क्स आए हैं बड़े सख्त रिमार्क्स। एक तो आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया है, अरबों रुपए की आप जो खरीदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप खरीद रहे हैं अरबों रुपए का, इसका भी हिसाब दिया जाए। और साथ ही साथ वो वफाक के में बैठे कुछ लोगों के मुतकब्बराना रवैये की बात करें जिससे माहौल ख़राब हो रहा है, कोई एक यकसा पॉलिसी नहीं बन रही।
शुक्रिया समर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, देखिए किसी भी मुल्क में जब आप करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का। ये होता इसलिए है कि आप चेक्स एंड बैलेंसेस एक दूसरे पे रख सके। इसमें कोई सुपीरियर बॉडी नहीं होती है, ये तीनों इक्वली, ये कहते देयर इज नो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हियर एक्सेप्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ये तीनों ऐसी बॉडीज है जो एक दूसरे पे चेक रखती हैं। अब देखें, जिस तरह अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन पे कोई ऐसी बात करूं जिनके आंच आए या कंटेम्प्ट की बात हो। आप अपने बुजुर्ग के रवैये पे तो बात कर सकती हैं ना, जिसकी निशानदेही मुझे जो की गई अजीब है। लग रहा है कि अगर एक जज किसी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल बिहेवियर पे पॉलिटिकल कमेंट करे, आई थिंक जज का काम होता है या कानून पे बात हो या फैक्ट पे बात हो या कानून पे बात हो। ठीक है, हकायक पे या अदम ताबुन की निशानदेही कर रहे हैं ना कि ताबुन नहीं है, उसकी वजह रवैया है। बिल्कुल। जी देखिए, दूसरी बात, जब से 18वीं तरमीम हुई है और हमारी हुकूमत शुरू से कहती आ रही है कि जी 18वीं तरमीम में कोई बुराई हो ना हो, जिस तरह 18वीं तरमीम की गई और कोई एसओपीज नहीं बनाए गए। यानी मैं तो पिछले 5 साल से जी हुकूमती कंसल्टेंट थी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, गैर सियासी कैपेसिटी में। मुझे पता है कि पिछले 2013 से 18 तक अगर एक हुकूमत की MNFSR कोई मीटिंग सुबह एग्रीकल्चर भी हुई हो तो काइंडली आई थिंक हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना। आपका मौक़िफ़ आ गया डॉक्टर साहब। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाअत हुई है, जो सवाल उठाया गया अरबों रुपए की खरीदारी पे, कोई नया नैब का केस तो नहीं खुलने जा रहा? नहीं, देखिए नैब ऐप का तो मुझे नहीं मालूम कि क्या फैसला करेगी अदालत और कैसे इसको आगे केस को बढ़ाएगी। मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, मुझे मालूम नहीं उनका जहन क्या है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तकब्बुर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए असम्बली के अंदर जब हमारे मुल्क की सरहदों को वायलेट किया गया, पहली मरतबा 1971 के बाद जहाज़ भारत के जो है वो पाकिस्तान की सेटल्ड एरियाज़ के अंदर आए और बॉम्ब्स फेंके उन्होंने। उसका हमारी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जहाज़ नीचे फेंक गिराए। लेकिन उस मौके पे भी जब हम एक एटमी जंग के दहाने पे खड़े हुए थे, वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग ऑपोजिशन को देने से इनकार कर दिया और ऑपोजिशन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आके ऑपोजिशन को ब्रीफिंग दी। और अभी भी आपने देखा कि एक ऐसे वक्त में जो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक जंग की हालत में और कोरोना से जंग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी बात की और अपना कैमरा ऑफ किया और वहाँ से चलते बने। यानी कि यकसा पॉलिसी जो जिसकी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया, वो यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं, यकसा पॉलिसी की सपोर्ट तो मैं नहीं करता। यकसा पॉलिसी और इत्तफाक राय से चले, इत्तफाक राय से बनने की बात वो जो कर रहे हैं कि इत्तफाक राय होनी चाहिए। ठीक है, कि हर जगह पे मुख्तलिफ पॉलिसी आपको टाइम से चुके कम रह गया। मैं माजूद खाऊं, इत्तफाक राय के रास्ते में जो चीज हायल है वो चलिए मजदूर साहब, जो गाइडिंग लाइंस आप सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आजम साहब नहीं उतर सकते। इत्तफाक की कारकर्दगी नहीं सराय तो सिंधी कारकर्दगी भी तारीफ थी, वहां भी उस पर भी सवाल उठाया। जी देखिए ना, नहीं सवाल उठाए उन पे तो दो चीजें। एक तो वो बिल्कुल अगर किसी ने कोई गलत बात कही है तो वो गलत बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो यही कह रहे हैं ना कि आप बताएं तो सही, आपको कहां कहां से इमदाद आई है, क्या क्या आई है, उसको डालिए एनडीएमए की वेबसाइट पे डालिए, कहां से कितनी परचेज की एनडीएमए की वेबसाइट। चलो सिंध को तो छोड़ दें, दुनिया की तारीख में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके 20,000 केसेस में 509 जो हैं वो मेडिकल के लोग हैं। ये इतने केसेस के अंदर दुनिया में कहीं नहीं है। तो आप मेरी बात को भी छोड़ें, बाकी सबको भी छोड़ें, तो ये स्टैटिस्टिक्स शो कर रही हैं, इदादा शुमार शो कर रहे हैं कि हालत क्या है, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। और अगर नहीं दिया जा रहा तो वो जो 25 या 50 अरब की आपने परचेजिंग कर ली, वो क्या की है और किसको दी है, ये बताने की बात है। और इस पे एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। हम तो पहले बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।